हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लकीरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लकीरा। सबसे पहले मैं जितने भी आईटी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कल बढ़ चढ़कर सभी छात्रों ने ट्विटर पर ट्वीट किए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब एकजुट होकर साथ दें ताकि अपन लोगों की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा। देखो भाई, मैंने आपको डीसी जनरेटर के सारे पॉइंट करा दिए हैं। अब क्वेश्चन चलेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो हैं। क्वेश्चन भी मैंने उन्हीं पॉइंटों के साथ करा दिए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ अलग आता है, जो एक एक क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी मैं इसके साथ में करा देता हूँ। आए कि नहीं आए? एक दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो चलते हैं, देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मॉर्निंग में 7 बजे हर वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन 7 बजे प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। देखो आज का क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना। आज का क्वेश्चन है, देखो एक डीसी जनरेटर है ना। कौन है डीसी जनरेटर? तो देखो डीसी जनरेटर, अच्छे से देखना है ना। डीसी जनरेटर सही है ना? डीसी जनरेटर किसके कारण, अरे राइट है ना। डीसी जनरेटर किसके कारण गर्म होता है? गर्म होता है। बोलो क्लियर है? क्या होता है? गर्म होता है। यानी कि एक डीसी जनरेटर है वो गर्म हो चुका है। इसका कारण क्या है? तो बताओ, यदि मशीन के अंदर कम्यूटेशन दोष के कारण स्पार्किंग होगी तो बताओ मशीन गर्म होगी कि नहीं होगी? बोलो सही है ना? तो पहला आंसर क्या है? कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न स्पार्किंग, अच्छे से देखना, उत्पन्न स्पार्किंग सही है ना। कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न स्पार्किंग से सही बात है कि नहीं? बोलो डीसी जनरेटर किसके कारण गर्म होता है? तो कम्यूटेशन के कारण जो स्पार्किंग होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। बताओ उससे मोटर गर्म होगी कि नहीं होगा? जनरेटर गर्म होगा कि नहीं होगा? मोटर भी गर्म होगी, जनरेटर भी गर्म होगा। दूसरा, अगर जनरेटर पर अत्यधिक लोड है तो बताओ जनरेटर गर्म होगा कि नहीं होगा? सही है ना? तो देखो दूसरा इसका आंसर है जनरेटर पर अत्यधिक लोड होना। जनरेटर पर सही है ना, अत्यधिक लोड होना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर जनरेटर पर अत्यधिक लोड है तो बताओ मशीन गर्म होगी कि नहीं होगी? होगी ना। फिर अगला तीसरा क्या कहता है? देखो अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, देखो अगर आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, आर्मेचर वाइंडिंग, अच्छे से देखो, कोई टेंशन नहीं है। देखो आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होना, बोलो क्लियर है? आर्मेचर वाइंडिंग क्या होना? शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट होना सही है ना। अगर देखो आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है तो मशीन के वाइंडिंग में अधिक करंट प्रवाहित होगी। हाँ, और इस अधिक करंट के कारण मशीन की वाइंडिंग गर्म हो जाती है, और गर्म होने से बताओ जनरेटर गर्म होगा कि नहीं होगा? बोलो सही है। अगली चौथी आती है, देखो फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होना, जो चुंबक के ध्रुवों पर होती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर होती है? चुंबक के ध्रुवों पर। तो देखो फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होना, बोलो क्लियर है ना? अरे फील्ड वाइंडिंग क्या होना? शॉर्ट सर्किट होना। बोलो क्लियर? समझ में आ गया ना? तो डीसी जनरेटर है जो किसके कारण गर्म होता है? गर्म किसके कारण हो जाता है? तो पहला है कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न स्पार्किंग। जब कम्यूटेशन होगा तो स्पार्किंग उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। इसके कारण मशीन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अगला आता है, देखो जनरेटर पर अत्यधिक लोड होना। अगर जनरेटर है, अगर इस पर अत्यधिक लोड है तो बोलो गर्म होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला है आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होना। अगर आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, बोलो वाइंडिंग जब शॉर्ट सर्किट है तो उसमें चिंगारी, हाँ, और मशीन में अधिक करंट, हाँ, इसके कारण बताओ वो गर्म होगी कि नहीं होगी? अगली बात होती है फील्ड वाइंडिंग का क्या होना?
शॉर्ट सर्किट होना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला बात देखो भाई, अगली जो बात आती है तुम्हारी, अगला क्वेश्चन होता है, अच्छे से देखना, कोई टेंशन नहीं है, आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, देखो भाई यहाँ पर कर देता हूँ मैं एक डीसी जनरेटर, कोई टेंशन नहीं है ना, एक डीसी जनरेटर पूर्ण गति पर चल रहा है। देखो अच्छे से देखना है ना, पूर्ण गति पर चल रहा है ना। अरे कैसे चल रहा है, पूर्ण गति पर चल रहा है, परंतु अपना वोल्टेज, अच्छे से देखो, वोल्टेज बिल्ड अप, अपना वोल्टेज बिल्ड अप, सही है ना, अपना वोल्टेज बिल्ड अप को बोलते हैं उत्पन्न नहीं कर पाता है, सही है ना। इसका कारण क्या है, अच्छे से देखो, इसका कारण क्या है। देखो पहला, एक बात बताओ, यूँ बोल रहा है ये कि आप है ना वो डीसी जनरेटर है, क्या है, डीसी जनरेटर। देखो भाई ये डीसी जनरेटर है, इसका ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर। अच्छे से देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी। और जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है उसको तो सारी चीज़ एक एक ऐसा समझ में आगे होगा। जनरेटर का एक एक पुर्जा खोल के पटक दिया है, देखिएगा ये जनरेटर है। हाँ तो देखो आप लोग देखिएगा, ये कौन है, आर्मेचर, कौन है, आर्मेचर। अब यूँ कह रहा है कि इस आर्मेचर को आप फुल गति पे घुमा रहे हो, इस आर्मेचर को आप किस पे घुमा रहे हो, फुल गति पर, परंतु फिर भी इसका वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका कारण क्या है, तो देखो पहला बताता हूँ, अगर इसके अंदर देखो अवशिष्ट चुंबकत्व, अगर ये थोड़ा सा भी चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर नहीं है, देखो अब अवशिष्ट चुंबकत्व से कहा जाता है जब थोड़ा सा चुंबक बचता है, इसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अगर ये अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, हाँ अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, देखो यहाँ से बिल्कुल हटा दो इसको, जब ये थोड़ा सा भी चुंबक नहीं है, आर्मेचर को आप कितना भी घुमा लो, बताओ वोल्टेज बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आ गया नहीं आया। तो देखो पहला क्या है इसका, अवशिष्ट चुंबकत्व का खत्म होना है, समाप्त होना। तो देखो ये वोल्टेज बनाने के लिए थोड़ा सा अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी है। तो देखिएगा पहला आता है अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होना, अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होना, आराम से कोई टेंशन नहीं है, नहीं होना, सही है ना, बोलो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होना। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो क्या जनरेटर वोल्टेज बना सकता है क्या, अरे नहीं बनाएगा ना, बोलो क्लियर हो गया ना। आगे देखो दूसरा होता है, देखो यहाँ पर देखिएगा, एक होता है देखो ये फील्ड वाइंडिंग है, क्या है, फील्ड वाइंडिंग, सही है ना, जो वाइंडिंग चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है, इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। समझ में आ रहा है, बताओ, जो वाइंडिंग चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है उसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। अगर इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर है, किसके बराबर, क्रांतिक प्रतिरोध, याद रखना ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो देखो जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो इस फील्ड वाइंडिंग में बिल्कुल भी करंट नहीं जाती है, और जब इस फील्ड वाइंडिंग में करंट नहीं जाएगी तो चुंबक के ध्रुव चुंबक नहीं बनेंगे। जब चुंबक इसमें उत्पन्न नहीं होगा, जब ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न नहीं बनेगी इसके अंदर, तो क्या इसके अंदर वोल्टेज बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। एक बार और, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होना या क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर होना, जब ये स्थिति आ जाती है, जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक या क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो क्रांतिक स्थिति के अंदर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, और जब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी तो इसके अंदर चुंबक नहीं बनता है, और जब चुंबक नहीं बनेगा तो वोल्टेज का उत्पादन भी नहीं होता है। तो दूसरा क्या आता है इसका आंसर, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। दूसरा आता है देखो
फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध, समझ में आ रहा है ना? देखो अच्छे से देखना, फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध कोई नहीं, फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध समझ में आ रहा है ना? फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध, अरे समझ में नहीं आ रहा है ना? क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर या उससे अधिक होना, या उससे अधिक होना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया है कि नहीं आया? दोनों पॉइंट आगे। क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि बताओ डीसी जनरेटर अपनी पूर्ण गति पर चल रहा है फिर भी वोल्टेज नहीं बना रहा है, इसका कारण क्या है? बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया? बताओ अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो इस क्रांतिक प्रतिरोध की स्थिति में इस वाइंडिंग के अंदर कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना? जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, चुंबक नहीं बनेगा, वोल्टेज का उत्पादन नहीं होता है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया? तीसरा क्या कहता है? यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट है, अगर फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ है, हाँ, तो इसके अंदर चुंबक फुल चुंबक बनेगा नहीं। अरे वो अवशिष्ट चुंबक का तो बनता है, उससे 2 वोल्ट बनती है, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, यूँ कह रहा है वोल्टेज नहीं बन रहा है, हाँ 1-2 वोल्ट से थोड़ी कुछ लेना देना है। तो देखो दोस्तों, अगर फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ हो जाती है, फील्ड वाइंडिंग में कोई चुंबक नहीं बन पाता है और जनरेटर भी फिर वोल्टेज नहीं बना पाता है। तो फील्ड वाइंडिंग एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। अगर आर्मेचर वाइंडिंग के भी तार टूट जाते हैं तो आर्मेचर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है और आर्मेचर में वोल्टेज का उत्पादन नहीं होता है। तो तीसरा जो आता है वो का क्या आता है मेरे दोस्तों? देखो तीसरा है इसका आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, सही है ना? अच्छे से देखो, आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ होना, ओपन सर्किट, सही है ना? खुला परिपथ होना। बोलो क्लियर दोनों क्वेश्चन? बोलो समझ में आ रहे हैं ना? क्लियर हो गए? खुला परिपथ होना। चौथा आता है, अगर तुम आर्मेचर को उल्टा घुमा देते हैं, आर्मेचर को कैसे घुमाते हैं? उल्टा घुमा देते हैं, इसके कारण भी कभी जनरेटर वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका जो चौथा होता है वो होता है आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना। आर्मेचर को अच्छे से देखना, विपरीत दिशा में घुमाना। अब देखो, विपरीत दिशा में घुमाना, ये स्थिति आ गई है, ये है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर तुम इसको उल्टा घुमाते हो, अगर इसको आप उल्टा घुमाते हो तो फील्ड वाइंडिंग के आपके टर्मिनल बदलने पड़ेंगे, तब जाके फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी चेंज होगी, तब जाकर ये वोल्टेज बना सकता है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में? अगर तुम इसको उल्टा घुमा रहे हो तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल भी आप चेंज करो, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदलेगी, फिर जाके वोल्टेज बन सकती है। अगर तुमने आर्मेचर को उल्टा घुमाया तो इसमें वोल्टेज नहीं बनती है। तो बोलो अब समझ में आया? बताओ, डीसी जनरेटर अगर पूर्ण गति पर चल रहा है परंतु वोल्टेज नहीं बना पाता है, बिल्डअप का मतलब ध्यान रखना, वोल्टेज नहीं बना पाता है, उत्पन्न नहीं कर पाता है, ये तो आता ही नहीं है। वो यूँ कहता है डायरेक्ट ही, एक डीसी जनरेटर पूर्ण गति पर चल रहा है परंतु अपना वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाता है। इसका क्या कारण है? बिल्डअप का मतलब होता है मेरे दोस्तों वोल्टेज का उत्पन्न करना। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? चले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों क्वेश्चन हो गए, फिर आप पढ़ते रहना। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो हो गया क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी भाई राम प्रसाद जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राम प्रसाद जी। मुझे तो अभी पता पड़ा है कि हम राम प्रसाद कौन से राम प्रसाद हो। मैं पहले नहीं पहचान पा रहा था, आप जब कमेंट आ रहे थे है ना। आपसे तो हमने प्रॉमिस करा था कि आपको लगा के छोड़ेंगे, अब देख लो आप लग गए। हाँ जी भाई, है ना। बहुत बहुत खुशी होती है मुझे यार आप लोगों से मिलकर, आपकी बातें सुनकर, और आप जब जितनी ऊंचाइयों को छूते हो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ तो देखिएगा, आपको पता नहीं है दोस्तों,
राम प्रसाद जी बहुत पुअर फैमिली से थे, उनके गांव वालों ने उनको पढ़ाया और आज दोनों भाई हैं, दोनों भाई पोस्टिंग हो चुके हैं। आए कि नहीं, इनका बड़ा भैया जयन हैं और ये टेक्नीशियन हैं, दोनों बिजली विभाग में हैं। तो देखिएगा अब वही है, मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ तो देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो आइएगा अगले क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, देखो एक डीसी जनरेटर, अब तो भाई बताना, एक डीसी जनरेटर, हाँ जी, अरे आपने बुक तो निकाली होगी ना, अब तो आप पेपरों को निकालो, देखो तो सही कितना क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ को इतना पढ़ लिया जनरेटर को। देखो एक डीसी जनरेटर पूर्ण गति से चल रहा है ना, देखो अच्छे से, पूर्ण गति से चल रहा है, क्या कर रहा है ये, पूर्ण गति से चल रहा है। अच्छा जी, पूर्ण गति से चल रहा है, परंतु अपना वोल्टेज, परंतु है ना, परंतु यह आउटपुट में, परंतु यह आउटपुट में, सही है ना, परंतु यह आउटपुट में कोई वोल्टेज प्रदान नहीं करता है, कोई वोल्टेज, अच्छे से देखना, कोई वोल्टेज प्रदान नहीं करता है। बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई वोल्टेज प्रदान नहीं करता है, इसका क्या कारण है, ऐसे बोल रहा है ना, इसका क्या कारण है। अब देखो भाई, हाँ पहला क्या कहता है, देखो भाई आपसे बोल रहा है कि आप इसको पूर्ण गति पर चला रहे हो, परंतु जो यहाँ लोड पर सप्लाई है वो नहीं आ रही है। भाई आप इसको पूर्ण गति पर चला रहे हो, परंतु यहाँ पर बॉल लोड पर सप्लाई नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है, आपसे बोल रहा है भाई इसका क्या कारण है। अच्छे से देख लो। अब देखो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। हाँ एक दो दिन में कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा इसका मैं, तो देखिएगा, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जनरेटर के अंदर आपको एक एक शब्द करा दिया मैंने यहाँ, और आप देखना। देखो आप ऐसे मत सोचना चैप्टर कितने लेक्चर में हुआ था, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ इसको 7 दिन के अंदर टारगेट लगा के 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 2.5-3 घंटे की रेगुलर क्लास होती है, उसी में याद कराया जाता है, एक एक चीज़ लिखाई जाती है। यहाँ तो तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं हाथों से लिखाता हूँ, जब जाके 7 दिन के अंदर कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। आए कि नहीं है, जब ऐसे सारे चैप्टर होते हैं तो 4 महीने की कोचिंग में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको दे दिया जाता है। आए कि नहीं है। फिर देखो आप कितने क्वेश्चन, अभी क्या नाम है ये तुम्हारा, बताता हूँ मैं, अभी क्या नाम है तुम्हारा, ये लड़का स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, आया कि नहीं है, उसका नाम मैं भूल गया, प्रभु जी सैनी जी, कुछ ऐसे ही नाम उसका, प्रभु जी, हाँ है कि नहीं है, बोल रहा था कि सर कि कितना पढ़ाओगे तो उनको यही नहीं पता, भाई पढ़ने में भी तो जोर आता है लड़कों को, आएगा कितना पढ़ाओगे, अरे जो कहता है बीटेक, अरे बीटेक कहाँ भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो करा रहा हूँ मैं। हाँ बीटेक लेवल का है कि बीटेक लेवल के पेपर में तो उड़ जाएगा है कि नहीं है, ये तो ITI लेवल है, तो छोटा रूप है, इसके क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आते हैं वो बताएं मैंने प्रभु जी, है कि नहीं। हाँ पढ़ो आप, है ना। और मैं तो यही कहता हूँ, देखो बाकी आपके ऊपर है, मैं आपको समझा सकता हूँ, आए कि नहीं है। कोर्स आप जिस प्रकार से करना चाहो वैसे कर लो, आए कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फंसने चाहिए, वो होती है पढ़ाई, वो ही होती है कोचिंग, आए कि नहीं है, ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, अब देखिएगा देखो किसके कारण वो वोल्टेज नहीं दे पाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि देखो आर्मेचर को घुमा रहे हो आप लोग, वोल्टेज नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है। तो देखिएगा पहला है, अगर अपसित चुंबक का तो समाप्त हो चुका है यहाँ पर, अब अच्छे से देखना एक बार और याद होगा, जब अपसित चुंबकत्व नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा भी चुंबक नहीं है, तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। जब जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पा रहा है तो क्या आउटपुट में वोल्टेज आ जाएगी क्या, तुमसे पूछना चाहता हूँ, नहीं आएगी ना। इसका मतलब पहला आंसर क्या है, अपसित चुंबकत्व समाप्त होना, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होना, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होना। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ गया ना, बोलो अपसित चुंबकत्व क्या होना मेरे दोस्तों, समाप्त होना। अगर चुंबकत्व नहीं है तो वोल्टेज नहीं बनेगी। बताओ आउटपुट में वोल्टेज क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। बोलो क्लियर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे। अब देखो अगली बात क्या आती है, देखो अगला आता है, अगर तुम इस जनरेटर के आर्मेचर को उल्टी दिशा में घुमा रहे हो,
किस दिशा में? उल्टी दिशा में घुमा लो, कितना ही घुमा लो तुम, तो क्या वोल्टेज बनेगी नहीं? जब वोल्टेज ही नहीं बनेगी तो क्या आउटपुट में वोल्टेज आ सकती है? क्या नहीं आ सकती है ना। तो दूसरा होता है आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना, आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना। अरे आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना, सही है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, घुमाना, बोलो सही है ना। आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना, बोलो क्लियर है ना। अब देखो अगला क्या कहता है, अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर है या क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है, तो इस क्रांतिक स्थिति के अंदर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। जब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, आपको भी पता है, जब फील्ड वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग के अंदर कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबक नहीं बनेगा। जब फील्ड वाइंडिंग में चुंबक नहीं बनेगा तो वोल्टेज नहीं बनेगी, और जब वोल्टेज नहीं बनेगी तो आउटपुट में भी वोल्टेज क्या आएगी? शून्य आएगी। बोलो क्लियर है। तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर या क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होना। ध्यान रखना, इसका प्रतिरोध हमेशा क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? कम, ताकि इसमें करंट प्रवाहित हो सके। जब इसमें करंट जाएगी तो चुंबक बनेगा, तो ही जनरेटर वोल्टेज का उत्पादन करता है। तो देखेगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर कहता है फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। देखो बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूं मैं इनको। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, अरे क्लियर है ना। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर, अरे क्लियर है ना भाई, क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर या उससे अधिक होना, उससे अधिक होना। बोलो क्लियर है। कितने हो गए? 3। चौथा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ होना। जब खुला परिपथ है तो वोल्टेज बनेगी नहीं, तो क्या वोल्टेज आ सकती है? क्या नहीं आएगी ना। तो देखो अगला है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, एवं फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एवं फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ होना, ओपन सर्किट होना है ना, ओपन सर्किट होना। अरे राइट है ना, ओपन सर्किट होना। देखो मैं तो आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो भाई तो बार बार नहीं आने वाला, वैकेंसी जाने कैसे कैसे तो निकलने वाली है। अगर ये मौका छोड़ दिया ना तो फिर क्या है, बेरोजगारी, फिर ऐसे धक्के खाते रहोगे, प्राइवेट कंपनियों में पर्सनल धंधा खोलोगे। मैं तो यही कहता हूँ कि ये समय है, इसमें आप अच्छी मेहनत करें और जो भी भर्ती आए उसको हाथों से जाने नहीं दें, ऐसी अच्छी तगड़ी मेहनत करें। और आपको भी पता है दोस्तों, कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, सब जानते हैं कम्यूटेटर हार्ड ड्राउन का बना होता है, उसकी पत्तियों के बीच में माइका रहता है, ये दुनिया जानती है क्वेश्चनों को। कुछ लॉजिक ढंग से कुछ नए क्वेश्चन अपडेट होने चाहिए एग्जाम के अनुसार, तब जाके हम मेरिट में आगे निकल सकते हैं, नहीं तो भीड़ बहुत है, आए कि नहीं। बाकी मैं तो आपको समझाता ही रहूँगा बार बार में। अब देखिएगा, देखो ये कम्यूटेटर है, ये क्या है दोस्तों? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के बाद में ये क्या लग रही है? कार्बन ब्रुश, सही है। अगर कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर से संपर्क नहीं करेगी, ये संपर्क हट जाता है, कार्बन ब्रुश का कम्यूटेटर से संपर्क हट जाता है, तो क्या लोड पे सप्लाई आ सकती है? क्या नहीं आएगी ना। तो देखो चौथा इसका क्या कहता है, लास्ट इसका पांचवा क्या कहता है, देखो पांचवा कह रहा है इसका, देखो इसका पांचवा कहता है, चलो यही दिख रहा है ना आपको, यही लिख देता हूं, देखो कोई बात नहीं, देखिएगा पांचवा यूं कहता है कार्बन ब्रुश का, कार्बन ब्रुश का, सही है ना, किसका? कार्बन ब्रुश का कम्यूटेटर से संपर्क नहीं करना, कम्यूटेटर से संपर्क न करना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा, देखो भाई बताओ, पहला आउटपुट में वोल्टेज क्यों नहीं आ रही है? क्या कारण है? अपसित चुंबकत्व का समाप्त होना। अगर अपसित चुंबकत्व समाप्त है, यह कोई वोल्टेज नहीं बना पाता है,
आउटपुट में वोल्टेज नहीं आती है। अगला आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का खुला परिपथ होना। अगर आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग खुला परिपथ है तो चुंबक नहीं बन पाता है, करंट नहीं जाती है, वोल्टेज नहीं बनता है। बोलो क्लियर है। अगली बात आती है आर्मेचर का उल्टी दिशा में घुमाना। अगर आर्मेचर उल्टी दिशा में घूम रहा है तो आपको भी पता है जनरेटर कोई वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता है। जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा तो आउटपुट में भी वोल्टेज नहीं आती है। कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर से संपर्क न करना। अगर कार्बन ब्रश संपर्क नहीं करेगी तो क्या वोल्टेज आ जाएगी? क्या नहीं आएगी ना मेरे दोस्तों। अगली बात होती है देखो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर या अधिक होना। ऐसी स्थिति में फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी तो इसके अंदर चुंबक नहीं बनेगा, और जब चुंबक नहीं बनेगा तो वोल्टेज भी नहीं बनेगा। जब वोल्टेज नहीं बनेगी तो आउटपुट के अंदर वोल्टेज नहीं आ पाती है। बताओ तुम लोगों के क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें फिर आगे चलूँ ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कुछ वो नहीं है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से देखना। देखो अब यूँ कह रहा है ये एक डीसी जनरेटर, अच्छे से देखना, एक डीसी जनरेटर, सही है, पूर्ण गति से चलते हुए, पूर्ण गति से चलते हुए, बोलो सही है ना, पूर्ण गति से चलते हुए, सही है ना, पूर्ण गति से चलते हुए वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। अच्छे से देखना, वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। अच्छे से देखना, वोल्टेज नहीं बना पा रहा है, सही है ना। इसका मतलब है वोल्टेज नहीं बना रहा है, वोल्टेज नहीं बना रहा है, सही है ना। अब देखो वोल्टेज नहीं बना रहा है, सही है ना। वोल्टेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से देखना, वोल्टेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखो भाई, हाँ जी, वोल्टेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो यूँ कह रहा है पूर्ण गति से घुमा रहे हो परंतु वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्या करना चाहिए? देखो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। अब ऑप्शन नंबर ए होगा, देखो मैंने कंडीशन ये लिखा दी है आप लोगों को, कंडीशन पढ़ा चुका हूँ। अब आपको ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन से आंसर देना है। पहला होता है प्राइम मूवर की गति, प्राइम मूवर की गति बढ़ानी चाहिए। अच्छे से देखना, बढ़ानी चाहिए। प्राइम मूवर की गति बढ़ानी चाहिए। दूसरा होता है ध्रुव की संख्या बढ़ानी चाहिए। अच्छे से देखो, ऑप्शन देना आंसर भाई, ध्रुव की संख्या बढ़ानी चाहिए। सब लड़के देना आंसर। देखो भाई अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, है ना। सी है, देखो सी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने चाहिए, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर मैं डी दे रहा हूँ। डी क्या दे रहा हूँ? देखो डी में दे रहा हूँ मैं, कार्बन ब्रश बदलनी चाहिए, ब्रश बदलनी चाहिए। देखो भाई अब देखिएगा, यूँ कहते हैं ना कि भाई टेक्निकल में देखो एक सिस्टम रहता है, इसमें आप लोगों को बेस कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, जब जाके क्वेश्चन हल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिएगा डीसी जनरेटर होता है, पूर्ण गति से चल रहा है, फुल गति से चल रहा है, परंतु वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। वोल्टेज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो प्राइम मूवर की गति बढ़ानी चाहिए। हाँ, अरे मेरे भाई आप अच्छे से देखो, पूर्ण गति जब फुल गति है, जब इसकी 3000 है, 2000 आरपीएम है, जब भी वोल्टेज नहीं बना पा रहा है फुल गति पर ही, हाँ, तो तुम और बढ़ा लो, इसका क्या वोल्टेज बनाएगा वो? हाँ, खुद ही कह रहा है कि पूर्ण गति से चल रहा है, फुल गति से चल रहा है। हाँ बहुत से स्टूडेंट इसको भी करके आ जाते हैं। दूसरा, ध्रुव की संख्या बढ़ानी चाहिए। भाई वो जनरेटर है, उसके अंदर कम से कम 4 ध्रुव तो होंगे ही होंगे। चुंबक होता है ध्रुवों के मध्य में, हाँ, जब चुंबक है, ध्रुव है, हाँ, और जनरेटर पूर्ण गति से चल रहा है,
तो वोल्टेज नहीं बना पा रहा। ये तो यूँ कह रहा वोल्टेज नहीं बना रहा। अगर यूँ कहता कि निम्न वोल्टेज बनाता है और वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अरे निम्न वोल्टेज बनाता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोनों सही थे। हाँ, दोनों सही थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। आगे देखो, अगला है कार्बन ब्रुश बदलने चाहिए। ये तो कोई लेना देना नहीं, इनको आप चैन से कर लो, इससे कुछ थोड़ी होगा। और लिया और नहीं लिया, कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा अगला है, देखो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने चाहिए। इस पे बहुत कम स्टूडेंट सोचेगा, लेकिन मेरी बात सुनना, आप जनरेटर को तो चला रहे हो पूर्ण गति से, क्या पता तुम आर्मेचर को उल्टा घुमा रहे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी तो हो सकता है। अगर इस आर्मेचर को तुम उल्टा घुमाओगे तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर। हाँ, जब ये उल्टा घूम रहा है और वोल्टेज नहीं बना पा रहा है, तो वोल्टेज बनाने के लिए आप इस फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदलो। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदलना पड़ेगा, तब जाके इसकी वोल्टेज बनेगी। आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या आएगा, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना। जब ये उल्टा घूमेगा, वोल्टेज नहीं बना पा रहा है, तो आपको फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल, चुंबक के फ्लक्स की दिशा भी बदलनी पड़ेगी, जब जाके वोल्टेज बनाएगा। बोलो क्लियर, बोलो दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना आंसर। तो देखो क्या आएगा, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने चाहिए। बोलो क्लियर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 2 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। बोलो भाई, मजा आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। चले, लो भाई चलते हैं फिर आगे पर। देखिएगा अब लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, लास्ट नहीं है, अभी तो क्वेश्चन चलेंगे, कल हो जाएगा चैप्टर ये। कल के बाद में फिर अपन नया देखेंगे क्या लेके आते हैं आपके लिए नया कुछ। देखते हैं, पहले आप खुश हो, पहले आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छे से देखना। एक डीसी जनरेटर, ओहो देखो एक डीसी जनरेटर है ना, निम्न वोल्टेज का उत्पादन करता है। निम्न वोल्टेज का उत्पादन करता है, सही है। एक डीसी जनरेटर निम्न वोल्टेज का क्या करता है दोस्तों, उत्पादन करता है। बोलो क्लियर है। इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ना, क्या करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो देखो भाई पहला क्या करना चाहिए, भाई वोल्टेज निम्न बना रहा है, वोल्टेज निम्न बना रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, E बराबर होता है P/ZN/60 × A। बोलो क्लियर है। इसका मतलब होता है वोल्टेज निम्न बना रहा है, तो इसको अधिक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो ऊपर की चीज़ समानुपाती होती है, बोलो समझ में। अगर आप मशीन की गति को तेज करोगे, इसके प्राइम मूवर की शक्ति को बढ़ाओगे, प्राइम मूवर की इसकी इनपुट गति को बढ़ाओगे, तो बताओ जनरेटर का आर्मेचर तेज गति से चलेगा। जब तेज गति से चलेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा कटेगी, और ज़्यादा कटेगी तो उसके अंदर ईएमएफ का मान यानी कि प्रेरित वोल्टेज का मान बढ़ता है। बोलो क्लियर। अगला बात आती है, अगली बात देखो, पहली है प्राइम मूवर की गति बढ़ानी चाहिए। देखो प्राइम मूवर है ना, प्राइम मूवर की गति बढ़ाकर। बोलो क्लियर है, प्राइम मूवर की गति बढ़ाकर, सही है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अगर इसके अंदर अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जितना चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा उतनी ही वोल्टेज बढ़ेगी। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना चाहिए। तो देखिएगा देखो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब इधर देखो भाई,
चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे बढ़ेगा सुन लो, जितनी ज़्यादा फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी, जितनी ज़्यादा फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी, फील्ड वाइंडिंग चुंबक बनेगी, जितना चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उतना ही वोल्टेज का मान भी बनेगा, यानी कि बढ़ेगा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिएगा तीसरा देखो भाई, आर्मेचर में चालक की संख्या, जितनी आर्मेचर में चालक होंगे, जितनी इसमें वाइंडिंग होगी, यानी कि वाइंडिंग चालक होंगे, तो बताओ उतना ही इसमें के अंदर आर्मेचर में वोल्टेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो देखो अगली क्या होती है, आर्मेचर चालक की संख्या बढ़ाकर, तो देखो कोई नहीं, आर्मेचर चालक है ना, अरे राइट है ना, देखो आर्मेचर चालक की संख्या बढ़ाकर, बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना। आर्मेचर चालक की संख्या बढ़ाकर, तैयारी तो इसे ही कहते हैं, कोचिंग भी इसे ही कहते हैं, पर्सनल स्टडी इसे ही कहते हैं। अगर ऐसी तैयारी है तो तुम बताना अपने मन से, दिमाग से, तुम कहीं रुक सकते हो क्या? कभी ना कभी तो पेपर अंटे में आएगा ही आएगा। ऐसे होते हैं क्वेश्चन की तैयारी, जो ऐसी तैयारी करो जो दिक्कत नहीं आए। अगर एक बात बताओ आप लोग, अगर आपके पास में जो मैटर लिखा रहा हूँ और वो एक जगह आपके पास में सेट हो, फिर कभी तुम हार सकते हो क्या? अरे जब एग्जाम टाइम आए, चलो भाई 1 महीना रह गया, फटाफट रिवीजन करो, इस रिकॉर्ड को, लिखा हुआ रिकॉर्ड का रिवीजन होगा। हाँ, फिर आप सोल्ड पेपर, जो ओल्ड एग्जामों के पेपर हैं उनको हल करो, उनको हल करने का मजा अलग ही आएगा। कब? जब आपका एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर हो, जब मजे आते हैं उसमें। आपका अधूरा ज्ञान 5 पन्ने में हर चैप्टर, और फिर तुम उनको हल करने में लग रहे हो, तो तुमको हर क्वेश्चन नया लगेगा। अरे यार ये नहीं कराया, ये नया आया, अरे यार ये नहीं कराया, ये नया आया, तो तुम उनको रटने में लगोगे। कहां तक रटोगे? ओड नहीं है इस पढ़ाई का, आए कि नहीं आए। तो देखिएगा, देखो क्या होता है, अगला होता है, देखिएगा मैं तो आपको समझा सकता हूं यार, मैं क्या कह सकता हूं। देखो ध्रुव की संख्या बढ़ाकर, जितने इसमें चुंबक के ध्रुव होंगे उतना ही इसमें चुंबक ज्यादा बनेगा और वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो देखिएगा चौथा क्या होता है, ध्रुव की संख्या बढ़ाकर, ध्रुव की संख्या बढ़ाकर, बोलो क्लियर है कि नहीं, ध्रुव की संख्या बढ़ाकर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ आज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए ना? चले भाई, क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो भाई याद रखना अगला है इसका कि ध्रुव की संख्या बढ़ाकर, ये आपके कारण है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब अच्छे से देखना। देखो अगला क्वेश्चन है आज का, इसमें याद रखना। देखो फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, यस, फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए, और मैंने आपको फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध पढ़ा दिया। सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर। याद रखना फील्ड वाइंडिंग जितनी जितनी ज़्यादा इसमें गति बढ़ेगी ना, उतना ही फील्ड वाइंडिंग के क्रांतिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। याद रखना आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं दावा करता हूं तुमसे, तुम पेपर में नहीं आए तो बोल देना, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध होता है। फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। गति के क्या होता है, समानुपाती। यस, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध गति के क्या होता है, समानुपाती। अगर गति बढ़ेगी तो इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ेगा। हाँ, क्रांतिक गति पर जब इस आर्मेचर की गति क्रांतिक गति हो जाती है तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्रांतिक प्रतिरोध हो जाता है, और जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के बराबर पहुंच जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण प्रेरित वोल्टेज 0 होती है। प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, 0। तो अभी रुको, तो मैं देखो कैसा क्वेश्चन लिखाता हूं मैं, याद रखना। यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध, फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध है ना, फील्ड वाइंडिंग का, समझ में आ रहा है ना, फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, किसके समानुपाती होता है।
किसके समानुपाती होता है? तो मेरे दोस्तों ये होता है गति के समानुपाती। रुक जाना भाई, किसके समानुपाती? गति के समानुपाती। ध्यान रखना, फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध किसके समानुपाती? गति के समानुपाती। जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ेगा। जब क्रांतिक गति हो जाती है, जब भयंकर गति हो जाती है, तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग में करंट शून्य हो जाती है, वोल्टेज भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। याद रखना। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ जनरेटर की गति बढ़ने पर, या ऐसे पूछ लेगा कि बताओ क्रांतिक प्रतिरोध कब बढ़ा? जनरेटर की गति बढ़ाने पर। तो याद रखना, देखना भाई ये क्वेश्चन नया पेपर में आएगा, तुमसे पूछेगा जनरेटर की, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, देखो जनरेटर की गति बढ़ाने पर, जनरेटर की गति बढ़ाने पर, बोलो क्लियर है ना? देखो जनरेटर की गति बढ़ाने पर फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, ऐसे पूछेगा। देखो जनरेटर की गति बढ़ाने पर फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? तो बताओ फील्ड वाइंडिंग का, देखो जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती? गति के समानुपाती। अगर देखो गति बढ़ेगी तो क्रांतिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है? तो बोलो क्या होएगा मेरे दोस्तों? बढ़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ गति बढ़ाने पर फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है इसका, देखो भाई अगला मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें। अब देखो, अब स्टूडेंट कहाँ खत्म होगा ऐसे क्वेश्चनों पर। लड़के कहते हैं ना कि गुरुजी ये कह रहा है ना, अभी प्रभु जी कह रहे हैं ना कि भाई इतना क्यों लिखा रहे हो? अरे यार इतना आप कुछ नहीं कर सकते, ये टेक्निकल है इसके अंदर, बल्कि 4 महीने एक बार दे तो दो। हाँ, तुम 4 महीने भी बर्बाद कर रहे हो, 5-5 पन्ने में कोर्स में लग रहे हो, फिर आप अदर बुके का क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो प्रभु जी से पूछना चाहता हूँ भाई, तुमको नौकरी चाहिए ना, आपको नौकरी चाहिए ना, तो ऐसे करो वो 5-5 पन्ने के पन्ने को पढ़ के जाना एग्जाम में, फिर बुके क्यों पढ़ रहे हो आप? अदर बुके क्यों पढ़ रहे हो भाई? हाँ, आपसे पूछना चाहता हूँ बुके क्यों पढ़ रहे हो आप? बुक इसलिए तो पढ़ रहे हो क्वेश्चनों के लिए। हाँ, जब मैं खुद इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, हाँ, तो ये फिर ये गलत कर रहा हूँ मैं आपके लिए? हाँ, ऐसे होता है। तो देखिएगा, देखो भाई आप, अब इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलने हो नहीं हर बुक के अंदर, ये ऐसे थोड़ी मिलते हैं मैटर, ऐसे जगह थोड़ी मिल जाता है। अब देखो पूरी मेहनत मैं करता हूँ स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन कोचिंग में, पूरी मेहनत में, केवल आपको तो रिकॉर्ड बना बनाया मिलता है। अब देखो क्या होता है, सुनो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है? एक 4 पोल, अरे यार एक 4 पोल के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध, एक 4 पोल डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा आर्मेचर धारा 6 एम्पियर है। आर्मेचर धारा कितनी है? 6 एम्पियर है। यदि यह जनरेटर, समझ में आ रहा है ना, यदि यह जनरेटर 2000 आरपीएम क्रांतिक गति से चलते हुए, 2000 आरपीएम की क्रांतिक गति से चलते हुए, यह जनरेटर 2000 आरपीएम की क्रांतिक गति से चलता है, यदि यह जनरेटर 2000 आरपीएम की क्रांतिक गति से चलता है, तो प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा? अब देखो भाई याद रखना, कुछ मान देगा वो, अटकाने के लिए देता है वो और कुछ भी नहीं है।
आप एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा है बेटा क्रांतिक गति, याद रखना, और ऑप्शन देने वाला है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा मेरे दोस्त, वो कुछ भी दे सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान दे देगा, कई मान दे देगा तुम्हें वो यहाँ पर, और आपसे पूछेगा प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होता है। स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा इसके अंदर। हाँ, ऑप्शन देगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, 30 वोल्ट, ऑप्शन देगा वो क्या बोलते हैं 240 वोल्ट, ऑप्शन देगा वो 6 वोल्ट, और ऑप्शन देगा वो 0 वोल्ट। याद रखना। एक बात बताऊं, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको क्रांतिक प्रतिरोध में करा दिया था, दोबारा बता दूं, क्रांतिक गति पर चल रहा है, क्रांतिक गति पर चल रहा है। जब क्रांतिक गति हो जाती है तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। हाँ, जब गति क्रांतिक गति हो जाती है तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्रांतिक स्थिति पे पहुंच जाता है। जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक स्थिति पे पहुंचता है तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट फॉलो नहीं होती है, और जब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, चुंबक नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा। एक बार और देखो, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध है, जो फील्ड वाइंडिंग का जो क्रांतिक प्रतिरोध है वो गति के समानुपाती होता है। अब गति इसकी क्रांतिक गति पर पहुंच चुकी है तो इसका देखो गति के समानुपाती, यदि गति क्रांतिक गति पर पहुंच गई तो इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्रांतिक स्थिति पर पहुंच जाता है, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, प्रेरित वोल्टेज का मान 0 होता है। काफी स्टूडेंट इस जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों में? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे करेंगे अपन लोग। हाँ जी, ले लिया, चले भाई, क्लियर हो गए क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या आता है, आगे भी देखते चलो भाई, क्वेश्चन देखते चलो, अपन करते चलेंगे इनको, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, है ना? अब देखो, अब जनरेटर कहाँ रोकने वाले हो तुम? जनरेटर के अंदर ऐसे ही पढ़ाई। अगर एक बात बताओ मोतीलाल जी मोतीलाल जी है ना, ये पंकज जी हैं, ये तो बिल्कुल समझ लो तुम मेरे पक्के दोस्त बन गए हैं। गणेश जी, ऐसे तो मेरे सभी दोस्त हैं। सुरेश जी सवाई माधोपुर से है ना, सुरेश जी, सुरेंद्र जी हैं। अब देखिएगा, एक बात बताओ अब कि भाई अगर इस प्रकार से सारे चैप्टर हो जाएं तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बहुत मज़ा आएगा यार, सिलेक्शन लेके रहेंगे अपन लोग। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। देखो, एक डीसी जनरेटर है ना, एक डीसी जनरेटर की 800 आरपीएम गति पर, अच्छे से देखना, एक डीसी जनरेटर की 800 आरपीएम गति पर फील्ड वाइंडिंग का, किसका? फील्ड वाइंडिंग का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तुम्हारे लेवल तो है, बीटेक लेवल कहाँ है ये? बीटेक लेवल में तो अड़ेंगे भी नहीं तुम इधर उधर। एएन पोस्ट होती है, जयन पोस्ट, आईएन पोस्ट पे करते हैं वो काम। हाँ, तो देखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखो, एक डीसी जनरेटर की 800 आरपीएम गति पर, 800 आरपीएम गति पर फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, सही है ना? फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध 200 ओम है। अच्छे से देखो भाई, कितने ओम है? 200 ओम है। तो 1000 आरपीएम गति पर, तो 1000 आरपीएम गति पर, सही है ना? 1000 आरपीएम गति पर क्रांतिक प्रतिरोध क्या होगा? क्रांतिक प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्रांतिक प्रतिरोध क्या होगा, सही है ना? देखो, क्रांतिक प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, उसको याद रखना। आप वो सब जगह ही लगाना है तुम्हें, आंख मीच के ठोक ठोक के लगाना है। और कैसे, देखो सरल तरीके बताता हूँ। देखो, पहले गति कितनी थी? 800 आरपीएम। N1 लिखो, पहले गति थी N1, N को बोलते हैं गति और एक को बोलते हैं पहली। तो पहली गति थी 800 आरपीएम। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आ गया? इस स्थिति में पहले क्रांतिक प्रतिरोध का मान कितना था? 200 ओम। तो इसको लिखो R1, R1 का मान था 200 ओम। बोलो क्लियर,
समझ में आ गया। अब यूँ कह रहा है कि अब गति कितनी कर दी, 1000 आरपीएम, यानी कि गति आपने बढ़ा दी, तो गति 2 हो गई, यानी कि N2 बराबर हो गई 1000 आरपीएम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसका मान पूछ रहा है, दूसरी स्थिति का मान पूछ रहा है, R2 का। किसका मान, R2 का। अब देखो एक तरीके बताता हूँ, आपको पता है कि गति बढ़ चुकी है तो क्रांतिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ने वाला है, क्योंकि क्रांतिक प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर भाई, अगर गति बढ़ गई है तो क्रांतिक प्रतिरोध भी बढ़ने वाला है। बोलो यहाँ तक, अगर गति बढ़ गई तो क्रांतिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है ना। कितना होगा ये पता नहीं, तो देखो हम निकाल रहे हैं R2 सही है ना। गति 2 दे रखी है, लेकिन मैंने बताया ना तुम्हें R2 चाहिए। हाँ, तो गति कौन सी, तो देखो N2 के साथ में R2 और N1 के साथ में R1। तो देखो अगर N2 है तो R2, अगर R2 है तो N2, ऊपर लिखेगा N2। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर की चीज समानुपाती होती है, मैंने कई बार बोल दिया। अगर R2 यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आएगा, N2, ये याद रखना, भूल मत जाना। अगर यहाँ R2 है तो यहाँ क्या आएगा, N2, क्योंकि दोनों समान है। बोलो क्लियर, समानुपाती होती है ऊपर की चीज। अगला आता है N1, क्या आएगा N1 इंटू क्या आएगा R1। याद रखना, एक तो फॉर्मूला ये है, महा तुमको ऐसे भी आंसर मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में N1/N2 इंटू R1, इसका भी मिलेगा महा। इसका करके मत आना, तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा महा। इनको भूल मत जानना पक्षांतरणों को, तो मैं सिखा देता हूँ आपको एक ट्रिक। अगर बाहर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना। अब देखिएगा क्या होता है, देखो भाई बताओ N2 का मान कितना है, 1000 आरपीएम। बोलो गति कितनी है, 1000 आरपीएम में, दूसरी गति 1000 लगा दिया। बोलो पहली गति कितनी है, 800 आरपीएम। पहला प्रतिरोध कितना है, 200। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो 2 0 से 2 0 गई। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आया। देखो 2 से ये कितनी बार गया, 4 बार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो 4 दूनी 8, अरे सही है ना 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजो 20 और एक 0 और बची लास्ट की, और ये हो गया 250 ओम। तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एक बार और, डीसी जनरेटर की क्रांतिक गति, डीसी जनरेटर की गति कितनी है, 2000 आरपीएम। 2000 आरपीएम पर गति पर फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध 200 ओम है। यदि आप गति को 1000 आरपीएम कर देते हो तो क्रांतिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। बोलो सही है ना। तो यार एक बात बताओ, पहली गति 1800 आरपीएम थी तो प्रतिरोध 200 ओम था। अब आपने गति बढ़ा दी तो कन्फर्म है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बोलो क्लियर, बताओ पहले 200 तब देखो 250 हुआ कि नहीं हुआ, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका मतलब तो ये तो कन्फर्म है कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध गति का मान बढ़ने पर बढ़ेगा। क्रांतिक प्रतिरोध कब बढ़ेगा, गति का मान बढ़ने पर बढ़ता है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ना, चले भाई अब बताओ। अब देखिएगा, चलो भाई यहाँ से चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या आता है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के अंदर, अच्छे से देखना अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखो भाई अच्छे से क्या बोलते हैं इसको, चलो इस लेवल का क्वेश्चन करा ही देता हूँ मैं आपको, है ना। देखो एक 4 पोल, सही है ना। इस पे काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं बार बार, मैं तो बता देता हूँ। एक 4 पोल लैप कुंडलित, अच्छे से भाई, एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी, है ना। एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में ब्रुश की संख्या क्या होगी, किसकी, ब्रुश की संख्या क्या होगी। अब अच्छे से देखो भाई, किसकी संख्या पूछ रहा है, ब्रुश की संख्या क्या होगी। अब देखो भाई पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको, अच्छे से देखना, इसमें ब्रुश की संख्या क्या होगी। देखो लैप बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है, सही है ना। अब देखो ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2, ये कहेगा। आपको पता है बाइंडिंग कौन सी है, लैप
कौन सी है? लैप। तो देखो मेरे दोस्तों, लैप बाइंडिंग मैंने बताई थी, जो नया स्टूडेंट आज क्लास ले रहा है उसको बता देता हूँ। देखो बाइंडिंग कौन सी है? लैप। लैप बाइंडिंग में एक शर्त होती है, देखो A बराबर P आता है ना, तुमने तो रटा होगा। हाँ देखो ट्रिक बताता हूँ, देखो A बराबर क्या आ रहा है? P। देखो A बराबर क्या आ रहा है? P। लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है। इसका मतलब P का मतलब होता है समांतर रास्तों की संख्या, और सॉरी A का मतलब समांतर रास्तों की संख्या और P का मतलब होता है ध्रुव की संख्या। सही है ना? तो देखो A का मतलब होता है समांतर रास्ता की संख्या, समांतर रास्ता, सही है ना? और P का मतलब होता है पोल यानी कि ध्रुव की संख्या। क्या करें, अब कराना पड़ेगा। लड़के मैसेज डाल रहे थे, मैं कि चलो करा देता हूँ। अब देखो बताओ कि यार लैप बाइंडिंग में दोनों बराबर होते हैं। हाँ तो देखो कई बार वो क्या है, समांतर रास्तों की संख्या कई बार दे देता है और कई बार वो ब्रुश की संख्या दे देता है। ध्यान रखना, जितने करंट मतलब समांतर रास्तों की संख्या, यानी कि जितने बाइंडिंग मतलब जितने करंट के रास्ते होंगे उतनी ही ब्रुश से होगी, उतनी ही ब्रुश की संख्या होगी। ध्यान रखना, जितने करंट के रास्ते होंगे समांतर रास्तों की संख्या, धारा प्रवाह के लिए जितने करंट के रास्ते होंगे उतनी ही ब्रुश की संख्या होगी। याद रखना। तो यार एक बात बताओ, उसने अब की बार क्या करा, आप लोगों को समांतर रास्तों की संख्या क्वेश्चन में नहीं दी। किसकी संख्या दे दी? ब्रुश की संख्या दे दी। किसकी दे दी? ब्रुश की। मत टकराना, मत हिम्मत हारना, आप लोग मतलब गलत मत करना, कंफ्यूज मत होना। बस ये है, समांतर रास्तों की संख्या की जगह क्या दे दी तुम्हें? ब्रुश की संख्या। कोई नहीं। बताओ लैप में क्या होता है? A बराबर P। बोलो क्लियर। लैप में क्या होता है? A बराबर P। तो देखो P यानी ध्रुवों की संख्या। बताओ P का मान कितना है? 4। जब P का मान 4 है तो A का मान भी कितना आएगा? 4। सही है। A को क्या बोलते हैं? समांतर रास्तों की संख्या। समांतर रास्तों की संख्या की जगह क्या दे रखा क्वेश्चन में? ब्रुश की संख्या। आंसर क्या आएगा? वही 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मत बोलना भाई तुम मेरे से, ठीक है? अब देखो बताओ, लैप एक 4 पोल के लैप पुली डीसी जनरेटर के आर्मेचर में ब्रुश की संख्या क्या होगी? तो बोलो कितनी होगी? 4। अगर समांतर रास्तों की संख्या पूछता वही बात है, बोलो कितनी होती? 4, क्योंकि ब्रुश की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। तो देखो चाहे ब्रुश बोल दो चाहे समांतर रास्तों की संख्या बोल दो। बोलो क्लियर है ना? तो इसका मतलब यहाँ और लिख देता हूँ नोट, इनको पागल हैं बिल्कुल ही। तो देखो यह लिख देते हैं, लैप बाइंडिंग में ब्रुश की संख्या, किसकी संख्या? ब्रुश की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। ब्रुश की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है, चाहे समांतर रास्तों की संख्या बोल दो। क्लियर हो गया? अब देखो अगला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे, देखो भाई कोई टेंशन नहीं है, एक 4 पोल क्वेश्चन करा दिया ना मैंने, एक 4 पोल लैप कुंडलित, क्या करें? लैप कुंडलित, सही है ना? एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, सही है ना? डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, इनको करा ही देते हैं ना आर्मेचर में। चलो भाई किसमें? आर्मेचर में, सही है ना? डुप्लेक्स 4 पोल के, है ना? 4 पोल के, 4 पोल लैप कुंडलित, सॉरी 4 पोल डुप्लेक्स, 4 पोल डुप्लेक्स लैप कुंडलित, लैप कुंडलित, लैप कुंडलित डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या। देखो भाई समांतर रास्तों की संख्या आराम से क्या होगी? अरे क्या होगी? ये क्वेश्चन है। अब यार एक बात बताओ तुम मेरे को, देखो भाई बाइंडिंग कौन सी है? लैप बाइंडिंग लैप है, बाइंडिंग लैप है, सही है। समांतर रास्तों की संख्या देखो ये होती है, देखो लैप में A बराबर P होता है ना, तो देखो A बराबर क्या आएगा? P। बोलो P का मान क्या है? ध्रुव की संख्या। A का क्या होता है? समांतर रास्तों की संख्या। दोनों बराबर होती है ना, तो देखो दोनों बराबर होती है, इसलिए समांतर रास्तों की संख्या 4, सही है ना? क्या होती? 4 है ना? बोलो अगर पोल की संख्या 4 है तो रास्तों की संख्या भी कितनी आएगी? 4। लेकिन देखो लैप पर 4 आती, परंतु बाइंडिंग कर रखी है डुप्लेक्स।
क्या कर रखी है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, डबल। अगर केवल यही पूछता, केवल लैप ही आती, तो आंसर तुम्हारा 4 आ गया। बोलो क्लियर। तो बताओ अगर डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा करोगे ना, आंसर कितना आएगा, 8। बोलो क्लियर। अगर ट्रिप्लेक्स थी, अगर ट्रिप्लेक्स कर देता मैं इसको, ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स यानी 3, अरे ट्रिप्लेक्स यानी क्या होता है, 3, तो 4 का 3 गुना करते तो बोलो 12 आता कि नहीं आता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों। अगर देखो अगर इसमें ट्रिप्लेक्स होती, क्या होती, ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स को किससे गुणा करते, 3 से, तो 3 से 4 थी या 12, 12 आ जाती। लेकिन क्वेश्चन ऐसे है, अगर क्वेश्चन ऐसे लो लगा देता हूं यहाँ, अरे लड़के ना कंफ्यूज होते हैं ये लोग, है ना। तो देखो एक डीसी जनरेटर, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, अब गलती मत कर देना आप लोग, है ना, आर्मेचर में इतनी मेहनत करा रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग की जाती है। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग करने पर बोलो सही है ना, ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग करने पर समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है ना, समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी। अब देखो भाई, बताओ बाइंडिंग कौन सी कर दी, ट्रिप्लेक्स। बोलो बाइंडिंग कौन सी कर दी, ट्रिप्लेक्स। हाँ, ट्रिप्लेक्स यानी कितना होता है, 3। अब देखो बताओ इसमें कोई ध्रुव की संख्या दे रखी है क्या, अरे ध्रुव की संख्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना, समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे पूछे भाई ध्रुव की संख्या तो दे ही नहीं रखी इसने, हाँ, तो आपको पता है a बराबर p होता है, a बराबर क्या होता है, p का मान तो दे ही नहीं रखा, तो a का मान भी वही 1 आएगा, सही है, दे नहीं रखा तो 1 ही मानना पड़ेगा ना। लेकिन इसके अंदर बाइंडिंग कौन सी कर रखी है, ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स में कितना होगा, 3, तो समांतर रास्तों की संख्या देखो इसके अंदर 3 हो जाएगी। देखो समांतर रास्ता संख्या, समांतर रास्ता संख्या बोलो कितनी आएगी, 3 आएगी, सही है। अगर ध्रुव 4 होते, अगर यहाँ पर ध्रुव 4 होते तो 4 से गुणा कर देते 3 का, तो बोलो कितनी आती, 12 आती है ना। देखो अगर ध्रुव 4 होते तो ट्रिप्लेक्स में 3 से गुणा कर देते तो बोलो 12 आती कि नहीं आती। लेकिन यहाँ सिंपल ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग दी गई है तो कितनी आई है, 3। और अगर यहाँ पर केवल ये बोलता, पोल की संख्या नहीं देता, डुप्लेक्स बाइंडिंग दे देता तो कितनी आती, 2 आती। बोलो क्लियर है। अगर सिंप्लेक्स दे देता कितनी आती, 1 आती। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके लिए। चलें आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसके भी। हाँ जी, क्योंकि लड़के कंफ्यूज थे ना, इसलिए मैंने करा दिया। मैं चलो इनको बता देते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। हाँ जी चले भाई, आगे कराऊं फिर मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें। अब देखो अब क्या होता है, लड़के बोल रहे हैं चलो गुरुजी आगे, अब तो समझ में आ रहा है हमारे। चलो भाई एक टाइप और है भाई, कोई बात नहीं। देखो अगर आपसे पूछ लेना कि मैं, देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, सब तरह के टाइप करा देता हूँ, स्टूडेंट के फेवर में इतना लिखा देता हूँ, इतना लिखा देता हूँ। स्टूडेंट बोलते हैं कि गुरुजी मतलब मज़ा आ गया, हमें तैयारी और हमने जो आपको फीस दी है ना वो वसूल, उससे जाने कितने गुना आप पढ़ा देते हो हमें, आए कि नहीं आए, दुनिया से जाने कितनी कम फीस, इतना तगड़ा मैटर कुछ भी नहीं है। तो देखो अब क्या होता है, देखिएगा, देखो एक 4 पोल, क्या बेटा, 4 पोल वेव कुंडलित, अच्छे से देखना, एक 4 पोल वेव कुंडलित, एक 4 पोल वेव कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, हाँ, समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी। समांतर, अच्छे से देखना, रास्ता है ना, समांतर रास्ता, रास्तों की संख्या, सही है ना, रास्तों की संख्या क्या होगी ये कह रहा है। अच्छे से देखो, अब बताओ बाइंडिंग कौन सी कर दी है, वेव कर दी है। बोलो बाइंडिंग कौन सी कर दी है, अरे वेव कर दी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो बाइंडिंग वेव कर दी है आपने, तो देखो WAVE, सही है ना, वेव। तो देखो भाई इसमें रूल है, जो नए स्टूडेंट क्लास ले रहा है, देखो ए को बोलते हैं समांतर रास्तों की संख्या, अभी पढ़ाइए। बोलो समांतर रास्तों की संख्या में देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, अरे 2 आ रहे हैं ना। बताओ ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2। तो हमेशा वेव बाइंडिंग के अंदर समांतर रास्तों की संख्या कितनी होगी, 2 होती है।
बोलो कितनी होती है? 2। चाहे बाइंडिंग आपकी, चाहे ध्रुव की संख्या कोई सी भी हो, कितनी भी ध्रुव की संख्या हो, 6 हो, 12 हो, 8 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ आपके पास में अगर पूछे कि वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी, तो समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होगी मेरे दोस्तों? 2 होगी ना, समझ। और लैप में क्या होती है? A बराबर P। तो लैप में देखो P का मान 4 है, तो समांतर रास्तों की संख्या भी कितनी आ जाती? 4। कौन सी बाइंडिंग में? लैप बाइंडिंग में। बोलो क्लियर? अब बताओ, देखो ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 6, ऑप्शन नंबर D 8। बोलो आंसर कितने आने वाला है? 2। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, देखो क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ मैं, एक बार तुम्हारा कंफ्यूज निकाल रहा हूँ, आगे एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। तो देखो एक, कोई टेंशन नहीं, एक 4 पोल, सही है ना, एक 4 पोल डुप्लेक्स ऐसे दे रखा हो, आराम से देखो, एक 4 पोल डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग। अब इन चीज़ों में गलती मत करना आप लोग, है ना। तो देखो एक 4 पोल डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, है ना, वेव बाइंडिंग कुंडलित, वेव बाइंडिंग कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, सही है ना, समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी? समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी? ऐसे बोल रहा है, रास्तों की संख्या क्या होगी? हाँ जी हरकेश मीना जी, कैसे हो आप यार? अच्छे हो ना। अब देखो भाई एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि इसके अंदर देखो भाई, जो नया स्टूडेंट है ना, वो मैं बता देता हूँ, मैंने ये मेरे, आप आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ो, लेक्चर नंबर 2 पढ़ो, उसमें आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको ये सारी चीज़ पढ़ा दी मैंने वहाँ, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, कैसे क्वेश्चन भी करा दिए। मैं एक बार लेक्चर लो आप, आपके सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ तो स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, उनका कन्फ्यूज दूर कर रहा हूँ मैं। तो बताओ देखो, वेव में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है ना, चाहे ध्रुव की संख्या कितनी भी हो। लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल। बाइंडिंग कौन सी है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल। बराबर कितनी आएगी? 4। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ट्रिप्लेक्स होती तो 3 से गुणा कर देते, 8 हो जाती। क्वाड्रप्लेक्स होती तो कितनी हो जाती? 4 से गुणा करते हैं ना क्वाड्रप्लेक्स को। तो देखिएगा ये कौन सी है? ये तो डुप्लेक्स है। कौन सी डुप्लेक्स? देखो भाई, चलो यहीं कर देता हूँ मैं, ये डुप्लेक्स है, सही है ना। ये किस में है? डुप्लेक्स में। अगर ट्रिप्लेक्स होती, कौन सी होती? ट्रिप्लेक्स। तो देखो भाई ये तो डुप्लेक्स में है। अगर मैं ट्रिप्लेक्स में करता, देखो अगर मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ, है ना, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, सही है ना। मेरा पढ़ाने का स्टूडेंट का यही तरीका होता है, मैं कंफ्यूज नहीं होने देता हूँ स्टूडेंट को। देखो 2 रास्ते होते हैं, 3 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। अगर ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती तो कितना आ जाता? 6। और क्वाड्रप्लेक्स में 8 आ जाता ना। 2 से 4 को गुणा करते, क्वाड्रप्लेक्स में 4 से गुणा करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें दोस्तों चलें। अब देखो, अब यूँ कह रहा है, ये देखो भाई, एक डीसी जनरेटर में, अच्छे से देखना, एक डीसी जनरेटर में, राइट है ना देखो एक डीसी जनरेटर में ब्रुश की संख्या बढ़ाने पर, की संख्या, सही है ना, ब्रुश की संख्या बढ़ाने पर, अच्छे से देखना है ना, बढ़ाने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन है ना, बढ़ाने पर क्या होता है? राइट है ना। ऑप्शन नंबर ए देखो, मशीन की आवाज़, मशीन की क्या दोस्तों? आवाज़ कम होती है। हाँ जी, देखो मशीन की क्या बोल रहा है? आवाज़ कम होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? देखो धारा क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता बढ़ती है, यानी कि मशीन की धारा क्षमता बढ़ती है। हाँ, सी बोल रहा है आपसे धारा क्षमता घटती है, धारा क्षमता घटती है। बोलो क्लियर? धारा क्षमता घटती है।
आपसे डी बोल रहा है, देखो डी किलोवाट क्षमता बढ़ती है। डी क्या बोल रहा है? किलोवाट क्षमता बढ़ती है। इधर देखो दोस्तों, आप याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप यहाँ मेरे से पढ़ने से पहले मेरे जो भी कोचिंग का स्टूडेंट आपका कोई जानकार है उसका पहले रिकॉर्ड देखो, चैप्टर के बाद में फिर ऐसे भी क्वेश्चन शो करवाता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन उनको लिखवाता हूँ। पहले तो हर पॉइंट के क्वेश्चन नीचे है ना जो पहले अब लिखाया मैंने उनको लिखवाता हूँ, वहीं क्लास में नोट्स बनवाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की कहीं जाने की, नोट्स क्लास के अंदर ही बनाओ। हाँ, इसके बाद में फिर मैं जो चैप्टर हो जाता है ना उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लिखाता हूँ जो अलग होते हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। फिर आप वो पर्सनल मेहनत करें। अब देखो भाई, मैं इसके बाद में खासियत और है, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी चैप्टर देखो इसका रस निकाल के पटक दिया। ऐसे सभी चैप्टरों का रस निकालने के पश्चात मैं उनको 8-10 हज़ार जो पुरानी एग्जामों के क्वेश्चन आए, पुरानी एग्जामों के कैसे कैसे बन के क्वेश्चन आए, वो बुकलेट अलग देता हूँ। हाँ बताओ, इतना मैटर तो लिखा दिया। इसके बाद में वो क्वेश्चन अलग, तो 90% से वैसे लगभग में क्वेश्चन आने ही आने। तुम्हें पता मैटर कितना दे देता हूँ। हाँ, अब बताओ उनको क्या करना है, केवल ये रिकॉर्ड पढ़ो, इतने मोटे मोटे 2 रिकॉर्ड पढ़ो और एक बुकलेट पढ़ो क्वेश्चनों की, बस कंप्लीट। कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि नया मैं खुद ही लिखा देता हूँ, अपडेट होता रहता हूँ और टेस्ट लेता रहता हूँ, अपने आप क्लियर है बेस। तो देखो डीसी जनरेटर में ब्रुश की संख्या बढ़ाने पर क्या होता है, आपको बताया था ना मैंने कि ब्रुश की संख्या रास्तों की संख्या के बराबर होती है। बोलो यही बताया ना। देखो रास्तों की संख्या यानी कि जितने रास्ते होंगे, ये समांतर रास्ते होते हैं, करंट को प्रवाहित होने के समांतर रास्ते होते हैं। तो बताओ, मैंने भी बताया ना 4 पोल का लैप कुंडलित जनरेटर में ब्रुश की संख्या कितनी होगी? 4। बोलो सही बात है, इसका मतलब 4 रास्तों से करंट गुजरेगी। सही बात है कि नहीं? तो ब्रुश की संख्या बढ़ने पर किसका मान बढ़ता है? धारा क्षमता बढ़ती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसका मान बढ़ेगा? धारा क्षमता। क्यों? क्योंकि मैंने भी पढ़ा है तुम्हें आपको कि लैप बाइंडिंग में अगर 4 पोल की लैप बाइंडिंग है तो ब्रुश की संख्या कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि समांतर रास्तों की संख्या है, ब्रुश की संख्या दोनों एक ही चीज होती है ना। एक ही चीज बताई थी ना मैंने, जितने रास्ते होंगे करंट के उतनी ही क्या लगेगी? आपकी ब्रुश लगेगी। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, आगे क्या होता है। देखो आज का क्वेश्चन आगे है। देखो भाई, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के आर्मेचर को, ओहो, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को संतुलन, यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल है ना, यांत्रिक संतुलन, मैकेनिकल बैलेंस है ना, यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए बोलो राइट है ना, कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? ये क्वेश्चन है ना, कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो कंपेनसेटिंग वाइंडिंग, अच्छे से देखना, कंपेनसेटिंग वाइंडिंग। हाँ जी, देखो कंपेनसेटिंग वाइंडिंग। दूसरा है देखो बी, इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग। बोलो सही है ना? ये कौन सी वाइंडिंग? इंटरपोल वाइंडिंग है ना। सी है देखो डेमी, सी क्या है? डेमी। इसको बोलते हैं मूक। क्या बोलते हैं? मूक। डेमी वाइंडिंग। सही है ना? कौन सी वाइंडिंग? डेमी वाइंडिंग। बोलो क्लियर है ना? समझ में आ रहा? एक होता है डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर बाइंडिंग, ये क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं, देखो आपको आर्मेचर जो कंपन करता है उसके यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए इसके अंदर जो बाइंडिंग लगाई जाती है उसे बोलते हैं डेमी कुंडलन। क्या बोलते हैं? डेमी कुंडलन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो DMRC 18 के पेपर में आ चुका है, यही क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में आ चुका है, SSC JEE के पेपर में आ चुका है कि जनरेटर के अंदर डेमी कुंडली का क्या कार्य होता है। तो यह आर्मेचर
आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। इसके बाद में एक बार बता दूं, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, यह जनरेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन दोष को कम करती है। आर्मेचर रिएक्शन दोष को कौन कम करती है? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। और कम्यूटेशन दोष, कौन सा दोष? कम्यूटेशन दोष को कम करती है इंटरपोल बाइंडिंग। यह किसको कम करती है? कम्यूटेशन दोष को कम करती है। क्लियर? और देखो डैम्पर बाइंडिंग, डैम्पर बाइंडिंग क्या करती है? यह सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग दोष को समाप्त करती है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग दोष को समाप्त करती है। बोलो क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, मजा आ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब देखो थोड़ा सा देखो भाई, लड़का स्टूडेंट बोल रहा है कि सर एक काम और कर दो ना आप हमारे लिए, जब इतना ही कर रहे हो तो एक काम और कर दो ना। भाई कौन सा काम करूं मैं, बता तो दो। स्टूडेंट बोल ही रहा है ना। ये मोतीलाल तो जरूर बोल देता है मेरे से। देखिएगा नीतीश कुमार जी, कैसे हो आप? देखो भाई अब क्या होता है, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। लड़का कह रहा है गुरुजी इसके सामने लिख दो ना तुम। तो देखो आपको पता है ये आर्मेचर प्रतिक्रिया को क्या करेगी? कम। बोलो क्लियर हो गया? अब तो सही है ना? अब तो मज़ा आ गया ना? बताओ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कौन सी क्रिया को कम करेगी? आर्मेचर रिएक्शन दोष को कम करती है। इंटरपोल बाइंडिंग कौन से दोष को? कम्यूटेशन दोष। यह कम्यूटेशन दोष को क्या करती है? कम करती है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? मैंने ये दोष भी आपको पढ़ा दिया। जो नया स्टूडेंट है आप पूरी क्लास लो मेरी, मैंने आपको सारे लेक्चर दे रखे हैं यूट्यूब पर, आप पढ़ो उनको, आपके सारी चीज़ समझ में आएगी। हाँ अब बताओ डेमी कुंडलन क्या काम करती है? यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। बोलो क्लियर हो गया? डेमी कुंडलन आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। आर्मेचर को क्या करेगी? यांत्रिक संतुलन प्रदान करेगी। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ गया ना? अगली देखो डैम्पर बाइंडिंग, सबसे मोस्ट क्वेश्चन। अरे डैम्पर बाइंडिंग सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है। डैम्पर बाइंडिंग के वैसे तो दोस्तों 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 3। लेकिन मैं यहाँ लिखा देता हूँ। देखो डैम्पर बाइंडिंग मोटर में हंटिंग दोष समाप्त करती है। कौन सा? हंटिंग दोष समाप्त करती है, याद रखना। मोटर में कौन सा दोष होता है? हंटिंग दोष को समाप्त करती है, समाप्त करती है। देखो भाई ध्यान रखना, इस डैम्पर बाइंडिंग के 3 काम होते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर। डैम्पर बाइंडिंग के कितने काम होते हैं? 3। तो देखो भाई मैं बता देता हूँ, मैं सिंक्रोनस मोटर में पढ़ाऊंगा ना आपको जब बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ लिखा देता हूँ, याद रहेगा जब पॉइंट चल ही रहा है। तो देखो भाई डैम्पर बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग? डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग के कार्य देखिएगा, यह मोटर को क्या करती है? स्वचालित बनाती है। सिंक्रोनस मोटर एक अस्वचालित मोटर होती है, तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके रोटर के ध्रुवों पर यह बाइंडिंग स्थित होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ डैम्पर बाइंडिंग कहाँ लगी होती है? यह डैम्पर बाइंडिंग रोटर के ध्रुवों पर लगी होती है। समझ, लेकिन मैं आपको सिंक्रोनस मोटर में समझाऊंगा। देखो ऐसे तो समझ में थोड़ी आएगा आपके। सिंक्रोनस मोटर का चित्र बनेगा, फिर हंटिंग दोष पढ़ेंगे, वहां पर ही पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन नॉलेज देना जरूरी था आपके लिए, तो देख देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। यह वाइंडिंग सही है ना? अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर में प्रयोग होती है, ध्यान रखना, ये अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर में प्रयोग होती है, सही है ना? यह वाइंडिंग रोटर के ध्रुवों पर लगी होती है। यह वाइंडिंग रोटर के ध्रुवों पर लगी होती है, सही है ना? रोटर के ध्रुवों पर लगी होती है। इसके कार्य सही है ना? इसके कार्य पहला होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। मोटर को किसको भाई? मोटर को सेल्फ स्टार्ट यानी कि स्वचालित बनाना। हाँ जी, मोटर को क्या बनाएगी? स्वचालित। दूसरा मोटर में हंटिंग दोष कम करना। दूसरा काम होता है इसका हंटिंग दोष कम करना। हंटिंग दोष को क्या करेगी? ये कम करेगी, सही है। तीसरा होता है प्रारंभिक टॉर्क, यानी कि रोटर पर एक टॉर्क उत्पन्न करती है, घुमाव बल, जिससे मोटर चलती है और वह स्वचालित बनती है। वह क्या बनती है? स्वचालित। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर टॉर्क का मान 0 होता है, कोई घुमाव बल अपने आप नहीं लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्वचालित मोटर, सही है। और जब इस पर टॉर्क उत्पन्न होगा अपने आप, तो मोटर स्वचालित बनेगी नहीं बनेगी? टॉर्क कौन उत्पन्न करेगी? सिंक्रोनस। कौन उत्पन्न करेगी? डैम्पर बाइंडिंग। सॉरी, कौन उत्पन्न करेगी? डैम्पर बाइंडिंग। इसका तीसरा काम होता है
प्रारंभिक टॉर्क उत्पन्न करना। लो भाई, प्रारंभिक टॉर्क घुमाव होता है ना ये, प्रारंभिक टॉर्क उत्पन्न करना। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आएगा नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ जी, ले लिया, क्लियर हो गया। हाँ जी दोस्तों, देखो भाई बताओ आज के क्वेश्चनों में मज़ा आया कि नहीं आया। और मेरे दोस्तों जो स्टूडेंट पहली बार क्लास ली है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी सारी क्लास इस चैप्टर की आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप सारी क्लासों को पढ़ें, नोट्स बनाएं और देखें कैसे पढ़ाने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। और प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप वीडियो शेयर किया करो, आए कि नहीं, आप देख लेते हो परंतु शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है दोस्तों, ओके, आपका ऐसे ही प्यार बना रहे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।